Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Awasthi and I hope you all are doing great. So guys, आज हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, जो कि है ग्लोबलाइजेशन. इसके प्रायर में जो दो चैप्टर्स थे दे हैव बीन रिटार्डेड, मीन्स वो हटा दिए गए हैं और अब हम सीधे लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन. तो गाइस इस वीडियो में यानी कि वीडियो के पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं चैप्टर का. आपको ग्लोबलाइजेशन वर्ड इजीली एक्सेसिबल है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया इज़ अ ग्लोबलाइज्ड कंट्री, या वर्ल्ड, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं. सो व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. मीन्स हम लोग देखें कि आज वर्ल्ड है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो गया है. हमें अगर अमेरिका जाना है या अमेरिका की कोई चीज़ एक्सेस करनी है या हमको यूटिलाइज करनी है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी टास्क है. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबलाइज्ड नाउ. वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या है, दूरियां जो है वो कम हो गई हैं. हमें अगर अमेरिका की कोई चीज़, मान लीजिए मैकडोनल्ड्स हो गया या फिर डोमिनोज हो गया, ये सब आपको इंडिया की हर सिटी में इजीली एक्सेसिबल हो जाता है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जो वर्ल्ड की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, नाइकी, लुई फिलिप्स, प्यूमा, सो ये सारी जो ब्रांड्स हैं ये सब हम एक्सेस कर पाते हैं. और अगर हम बात करें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट के इंडिया के कंट्रीब्यूशन की, तो इंडिया ने योगा का कंट्रीब्यूशन दिया है पूरे वर्ल्ड को. सो ये सब जो ग्लोबलाइज कंट्री हो जाती हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे की चीज़ें एक्सेस करके एक साथ डेवलप हो सकते हैं. अब हमारा इंडिया जो है वो कब ग्लोबलाइज हुआ था? ये हमारा इंडिया 1991 में ग्लोबलाइज हुआ था, जब LQP चेंज होकर हो गया था LPG, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जब ये पॉलिसी आई थी, इसके बाद फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस को गारंटी कर दिया गया था. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट जो है, मीन्स प्राइवेट ओनरशिप है, उस पर एम्फेसाइज किया गया था. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी. बट हाँ, इससे रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इससे पहले इंडिया में स्टेट ओनरशिप थी, तो सोशल वेलफेयर ज़्यादा अमाउंट में होता था. बट अब रिस्क फैक्टर भी था, बट उसके साथ साथ आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई थी. तो ये था एक ग्लोबलाइजेशन का ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको दिया. आई होप आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिला होगा थोड़ा सा. अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से. एंड मैं एम्फेसाइज करूँगा इस ड्यूरिंग दिस चैप्टर कि आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आपको मेरे वीडियो देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि व्हाट डज दिस चैप्टर वांट अस टू नो. तो पहला हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से. तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो है जनार्दन का. तो जनार्दन क्या होता है कि एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है, जिसमें कि वो ओवरसीज लोगों से बात करता है. मीन्स मान लीजिए अगर जनार्दन इंडिया का है, तो वो अमेरिका वालों से बात करता है रात के टाइम पे. क्यों? क्योंकि ओवरसीज में वहाँ पे उस टाइम पे दिन होगा, और वो अपना एक्सेंट बदल के बात करता है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है या अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, क्योंकि उसके कस्टमर्स वहीं के होते हैं. और उसकी जो भी हॉलीडेज होती हैं वो ओवरसीज डिसाइड करती हैं, जो जैसे कि अमेरिका में हैलोवीन होता है और क्रिसमस होता है, ये सब फेस्टिवल्स में उसकी छुट्टी होती है, ना कि दिवाली और होली में. तो ये क्या है? ये इम्पैक्ट है सर्विस का ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस, जो कि जनार्दन करता था. सेकेंड देखते हैं हम एग्जाम्पल रामधारी का. रामधारी की बेटी होती है 9 ईयर ओल्ड की, उसे साइकिल चाहिए होती है, और वो जब अपनी बेटी के लिए साइकिल लेता है तो वो देखता है कि वो मेड इन चाइना है, और लास्ट ईयर जो उसने डॉल खरीदी होती है अपनी बेटी के लिए, वो होती है मेड इन अमेरिका. तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज भी हैं. मींस जो चीज़ें अमेरिका में या चाइना में बिल्ट हो रही हैं, बन रही हैं, उसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं. सो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज. अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सारिका का. तो सारिका की घर में, परिवार में किसी भी वुमेन ने पहले जॉब नहीं की होती है, बट लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन उसने जॉब करने को डिसाइड किया और उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज को मिली.
तो ये क्यों मिली? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो इनका एग्जाम्पल, सारिका का एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये 3 एस्पेक्ट से ग्लोबलाइजेशन को जज किया जाता है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। बट अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, नेगेटिव की ना करके रियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें हमें दिखेगा कितनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। और ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। चलिए एक एक करके जानते हैं, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जानेंगे। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप फेल्ड एज दे कांट अफोर्ड द एक्सपेंसिव सीड्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। मीन्स अब फार्मर्स हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, वो लोग क्या हो रहा है कि क्रॉप खराब हो जा रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी से सीड अफोर्ड ले पाएं। तो इसलिए ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन का। अब सेकंड देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया आ जाएंगी, अपना सामान बिल्ड करेंगी और इंडिया में ही बेचेंगी। बट उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका कितना लॉस है? वो तो यहाँ पे प्रॉपर लेबर भी लगा रही है, मशीन भी लगा रही है, बट सामान किसका ज़्यादा बिक रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी का। तो इससे उनको लॉस है। तो इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया? मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाए, ताकि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को एनकरेजमेंट ज़्यादा मिले इन कंपैरिजन टू मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके बाद film producer in Mumbai was accused of lifting a story from a film made in Hollywood. Means हॉलीवुड में जो फिल्म बनी उसी की कॉपी करके यहाँ पे बना दी गई। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अ मिलिटेंट ग्रुप थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वियर द वेस्टर्न क्लोथ्स। अब हम देखें कि वेस्टर्नाइजेशन है हर जगह पे, ग्लोबलाइजेशन भी है। तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत लोग वेस्टर्नाइजेशन से रिलेट कर देते हैं, विच इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन अलग है, वेस्टर्नाइजेशन अलग है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही वेस्टर्नाइजेशन है, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो कॉलेज में जो गर्ल्स हैं वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रही हैं, जिनकी वजह से कई मिलिटेंट्स उनको थ्रेट देते हैं कि अगर तुमने ये पहने तो तुम्हारी जान को हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी जान को खतरा है। तो ये क्या है? ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो लोग उसको जब अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और उनकी लाइफ को थ्रेट में डाल देते हैं। सो ये सब हमने देख के हमें पता चलता है कि जितना अच्छा हमें कॉन्सेप्ट लगता है ग्लोबलाइजेशन का, उतना एक्चुअली में उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या नहीं है। तो अब हम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम समझ चुके हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये इजीली समझ में आने वाला नहीं है। द ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इट हैज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस। मीन्स इसमें 3 टाइप के डिफरेंट डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे होंगे जिसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा होगा, या हमें छोड़कर पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा होगा। तो गाइज ऐसे बहुत से फैक्टर्स देखे गए हैं फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टिल नाउ कि हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब अगर आप पहले के समय की बात करें तो बार्टर सिस्टम चलता था इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ दी जाती थी। तो कई बार एक पर्टिकुलर नेशन मान लीजिए, वहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो होती हैं, तो उसको दूसरे कंट्री के साथ अपना रिलेशंस बनाने पड़ेंगे ना, ताकि वो उनसे क्रॉप ले सकें। इन रिटर्न वो अपने जो कंट्री के एक्सेस अमाउंट में जो भी चीज़ उपलब्ध होगी वो उस कंट्री को देंगे। तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन का। मीन्स कोई एक कंट्री अकेले खड़ी रहकर अगर सोचे कि हम हर चीज़ एक्सेस कर पाएंगे तो वो बहुत बड़े नुकसान में चली जाएगी या वो अपना लॉस करवा लेगी। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली देखते हैं कि द ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट द फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल्स, कमोडिटीज़ एंड पीपल।
तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेसिकली? ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो ऑफ आइडियाज। अब नए नए आइडियाज वर्ल्ड में इमर्ज होते हैं, नई नई मिसाइलें बन रही हैं, मून तक जा रही हैं, मार्स तक जा रही हैं, तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रांसमिट होती हैं और तब जाकर हमें भी आइडिया मिलता है और हम भी उसमें उसी हिसाब से डेवलप कर पाते हैं और हम लोग एक साथ मिलकर ही आगे ग्रो कर पाएंगे अगर ग्लोबलाइज होगा पूरा होल वर्ल्ड। इसके बाद कैपिटल्स मींस पैसे के ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, मान लीजिए किसी कंट्री में तेल की यानी ऑयल की सप्लाई ज़्यादा है तो हम उनसे ऑयल ले लेंगे, इन रिटर्न हम उनको पैसे दे देंगे या फिर कोई कमोडिटी देंगे। इसके बाद कमोडिटीज़ की बात कर ली। इसके बाद पीपल, अब कई इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं जस्ट लाइक सुंदर पिचाई जी की अगर हम बात करें, गूगल के सीईओ हैं, वो इंडियन हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे तो वहाँ के लोग इनको ले गए ताकि वो अपने सीईओ बना सके उनको। तो इस तरह से फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन में। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्प्रेरी फ्लोज अगेंस्ट बैक ड्रॉप। अब एंशियंट टाइम से हमें ये देखने को मिलता है, अगर एंशियंट टाइम में हम बात करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कोई फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, स्पेनिश फ्लू जैसे कि आए हैं पहले, तो उन सबसे कोप अप करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ये कोई फ्लू है तो ये नेशनल बाउंड्री समझता हो कि सिर्फ स्पेनिश फ्लू है तो सिर्फ स्पेनिश तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर इसकी वैक्सीन बनानी पड़ेगी और एक साथ मिलकर उससे जूझना पड़ेगा और एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो लीडिंग टू कोविड-19 पूरा वर्ल्ड एक साथ हो गया है ना कि हमें एक साथ मिलकर ही इसको भगाना है या हराना है कोरोना वायरस को। और जो रशिया वैक्सीन बना रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। अगर वो ग्लोबलाइज ना होता, अगर पूरा वर्ल्ड, तो वो ना देता, सिर्फ अपने पास रखता, तो क्या पूरे वर्ल्ड कोई पूरा वर्ल्ड कोरोना से बच पाता? नहीं बच पाता। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके बाद वाइल ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज ओनली बाय सिंगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। तो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया था, बट यस टेक्नोलॉजी एक कांस्टेंट है कि टेक्नोलॉजी की वजह से तो आया ही था फॉर श्योर। इसलिए ये एक क्रिटिकल एलिमेंट माना जाता है टेक्नोलॉजी। आप देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए यूएस की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो हम उससे उसकी टेक्नोलॉजी लेते हैं, खरीदते हैं ताकि हम भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ। अब अगर हम बात करें तो हमने फ्रांस से रफेल मंगवाया, क्यों मंगवाया? ताकि हमारी भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो, हमारी भी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो पाए। इसके बाद लीडिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। अब ये सब जो डिसीजेज आते हैं या मान लीजिए वॉल्केनो इरप्शन हो गया किसी कंट्री में फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो वो कंट्री का सारा रेवेन्यू तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो दूसरी कंट्री से उधार ले सके ताकि वो अपने आप को सही कर पाए, तो इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी होता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक फैक्टर। अब मान लीजिए कि श्रीलंका है, वो पूरा तहस नहस हो गया सुनामी से, तो वो इंडिया से हेल्प मांग सकता है, एड मांग सकता है, उधार ले सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइज है हमारा वर्ल्ड आज की डेट में। इसके बाद currently we could understand the concept through the aid which whole world is demanding from Russia in the form of COVID-19 वैक्सीन। हम प्रेजेंट डे तो हमें ग्लोबलाइजेशन समझने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट जो रशिया है उसने इसकी वैक्सीन ढूंढ ली है तो वो पूरे वर्ल्ड को ये दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है और हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ये थे हमारे कॉजेस। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इफेक्ट किया है हमारी कंट्री को इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। सो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। सबसे पहली तो एबिलिटी ऑफ द स्टेट को इसने इरोजन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। अगर गवर्नमेंट जरा सा कुछ अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करती है तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कहाँ से आया कल्चर? ये सब आया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि वेस्टर्न में प्रोटेस्ट का कल्चर है तो वही इंडिया में भी अडॉप्ट कर लिया गया है।
बट ऐसा नहीं कि हमेशा इसकी जो पॉलिटिकली पावर है उसको रिड्यूस ही करता है ग्लोबलाइजेशन, इसको इंक्रीज भी करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो एट द सेम टाइम इट डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, ये हमेशा स्टेट की कैपेसिटी को कमजोर ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट को कमजोर ही नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। कब? द स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन with enhanced technology available at the disposal of the state to collect the information about the citizens। कई ऐसी चीजें अडॉप्ट करी गई है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो कि हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने में, कि उनको ग्रास रूट लेवल पे क्या ज़रूरत है, हम उनको पूरा कैसे कर पाएँ, और लीडिंग टू दीज रिक्वायरमेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस हमारा जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और सिटीजन का वो इम्प्रूव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये था हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। अब सेकंड है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में दो पहलू हैं। पहला, वो लोग जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं बेसिकली या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो चाहती हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ना ज़्यादा स्प्रेड हो। क्यों? क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा दूसरी कंट्रीज़ पे। आप मान लीजिए कि यूएसए या फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ है, चाइना में यहाँ इंडिया पे मोनोपोली है इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ देखेंगे तो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट बनाती है। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट की बात करें या फिर कंप्यूटर वेब की बात करें तो उस पर सबसे ज़्यादा यूएस का डोमिनेंस है। तो ये क्यों है? क्योंकि दीज कंट्रीज़ आर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कंट्रीज़। तो इसकी वजह से जो सोशल जस्टिस है वो नहीं हो पाती है और जो रिच कंट्रीज़ है वो और ज़्यादा रिच होती चली जाती हैं, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। चलिए और डीपली समझते हैं इस टॉपिक को। ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स ग्लोबलाइजेशन की मदद से एक इकोनॉमिक फ्लो बना रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और economic globalization has created an intense division on opinions all over the world। जो डिवीजन है वो भी क्रिएट हो जाता है, जैसा कि इनिशियली मैंने आपको बताया कि दो पहलू होते हैं। रिच कंट्रीज चाहती हैं कि हमारा और ज़्यादा स्प्रेड हो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, एंड जो पुअर कंट्रीज हैं वो चाहती हैं अभी उतना ज़्यादा स्प्रेड ना हो, ताकि हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो ग्रो कर सके, ताकि हमारी कंट्री ज़्यादा ग्रो कर सके। बट लीडिंग टू एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अगर इंडिया में आ जाती हैं तो किसका नुकसान है? हमारी डोमेस्टिक कंपनीज का। तो सेम प्रोसीजर यूज टू गो ऑन। तो people concerned with the social justice are worried about the extent of state withdrawal caused by the process of social globalization, economic globalization sorry। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज़ का हम पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे कि आप देख लें कि हमारी कंट्री में बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस दिखाने लग रहा था, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो दूसरे ऐप्स हों, उसमें वो अपनी सुपीरियॉरिटी शो करता था। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है माइंड में, तो वो ना बने इसलिए उन ऐप्स को बैन करा गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मेक इन इंडिया को और ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट इज़ यूज्ड टू जनरेट द ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। और इनका ऐसा मानना है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, कि अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम ज़्यादा क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर पाएंगे और उसको डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियाज़ हैं ये चलते रहते हैं बिटवीन सोशल जस्टिस पीपल प्रमोटिंग एंड सेकेंडली द एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो गाइस इसी के साथ हमने आज का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like my video, give this video a big thumbs up and also don't forget to subscribe my channel। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका बेनिफिट हो पाए। और रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन आर पार्ट बी।